नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को लेकर। हम बात करेंगे उद्यानीकरण की बात करेंगे और साथ ही साथ जो 2022 में किसानों की आय दुगने करने का लक्ष्य जो सरकार ने रखा है उस पर सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन खासकर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में आज भी अगर जो मेन स्टे है लोगों की आजीविका का तो वो कृषि है और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। यानी 60 से 70% आबादी आज भी कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में आज का विषय इतना बड़ा है। उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम बात कृषि की करते हैं, किसान की करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय वार्षिक औसत है किसान की आय का उससे बहुत कम उत्तराखंड के किसान की आय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ में जो 54% कृषि है वो बारिश के भरोसे है। वहां पर जंगली जानवरों ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्पादकता के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे लोग अपने गांव को छोड़कर चले गए तो आज जो कृषि भूमि थी वो बंजर भूमि हो गई है। साथ ही साथ छोटे खेत हैं, सीढ़ी नुमा खेत हैं और स्कैटर्ड लैंड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि साहब चकबंदी बहुत जरूरी है अगर पहाड़ों में आपको कृषि मॉडल डेवलप करना है। इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कैसे हम पहाड़ में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, नए लोगों को कृषि के साथ जोड़ सकते हैं, उद्यानीकरण का फैलाव कर सकते हैं, एक एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रेटेड मॉडल खड़ा कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं। मसलन आज मैं एक फिगर देख रहा था, 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड वाले केवल 9 जोत हैं उत्तराखंड में। 9 जोत यानी जो 91% किसान हैं वो छोटे और मझोले किसान हैं। तो इस लिहाज से हमें एग्रीकल्चर की पॉलिसी को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करना होगा। वो भी तब जब पहला ग्रीन रेवोल्यूशन में गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे पास वानिकरण के संस्थान हैं, हमारे पास हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। 2 संस्थान हमारी जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके इंस्टीट्यूट हैं। फिशरीज का रिसर्च डिपार्टमेंट भीमताल में है। इन सब के बावजूद अगर हम किसान की आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं यह हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया उद्यानीकरण को लेकर, कृषि को लेकर। लगभग पहाड़ के हर जिलों में उन्होंने भ्रमण किया है, वहां रहे हैं। उत्तराखंड की कृषि, उद्यानीकरण और उससे जुड़े क्षेत्रों के बारे में उनकी जबरदस्त एक्सपर्टीज है और हमने आज उन्हें आमंत्रित किया देवभूमि डायलॉग में। मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुकसाल साहब से। आप कृषि उद्यान विशेषज्ञ हैं। 2008 में आप रिटायर्ड हुए और उसके बाद भी आज किसानों से जुड़े हैं, उद्यानीकरण से जुड़े हैं और विभिन्न प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुकसाल, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपका अनुभव हमें सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। नमस्कार भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग का जी। और तो मैं शुरुआत करता हूं सर। अच्छा विषय आपने चुना जी और निश्चित रूप से एक ज्वलंत विषय है सर। ये विषय मैंने इसलिए मैंने ये विषय चुना कि 60 से 65% आबादी उत्तराखंड की आज भी कृषि पर निर्भर करती है अपनी आजीविका के लिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेटेस्ट रिपोर्ट है और अशोक दलवाई कमेटी की ये रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ऑल इंडिया फार्मर्स की जो वार्षिक आय है, जो किसानों की देश के स्तर पे वार्षिक आय है, वो 8,059 रुपए है। लेकिन उत्तराखंड की जो वार्षिक आय है वो 5,153 रुपए है, जबकि हिमाचल की हमसे दुगनी है। हम पीछे क्यों रह गए सर? जैसा कि आपने कहा, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसमें 80 और 90% लोग जो है कृषि पर आधारित हैं और उसी पर उनकी आजीविका चलती है। बल्कि कुछ कुछ जनपद तो मैं कहूंगा कि 90% जो है उनकी आजीविका जो है वो कृषि पर ही है। चाहे जैसे उत्तरकाशी है, टिहरी है, पिथौरागढ़, चंपावत वगैरह जो जिले हैं, यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित हैं। और जब हम कृषि परिवेश की बात करते हैं जी
तो कृषि के अंतर्गत इसमें दो सेक्टर को हम लेंगे, एक कृषि और एक उद्यान। कृषि की जब हम बात करते हैं तो कृषि में आपका अनाजिक फसलें, दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें आती हैं। और जब हम उद्यान की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत फल, सब्जी, फूल, मसाले, आपके मशरूम उत्पादन, मौन पालन आदि आदि कई विषय आते हैं। फिर जब पूरे उत्तराखंड परिवेश की हम बात करते हैं तो उसको भी हम दो भागों में लेते हैं, एक मैदानी क्षेत्र है, एक पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में अच्छी होल्डिंग है, लोग वहां के संपन्न हैं, सिंचित लैंड है और सौभाग्य से उनके पास विश्व प्रसिद्ध कृषि प्रश्नगर विश्वविद्यालय है। कहने का अभिप्राय यह है कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास जमीन भी है, उनके पास पैसा भी है। तो लोग पूरी जो जितनी भी योजना है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की है, उनका वो पूरा लाभ ले रहे हैं। और उसी का ये सुखद पहलू ये भी है कि हमारे राज्य को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो कृषि में मिलते हैं वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद के कारण ही मिलते हैं। अब मैदानी क्षेत्र के कृषक तो पूरा योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, जैसे उन्हें पॉली हाउस बड़े बड़े लगाने हैं वो लगा भी सकते हैं, ट्यूबवेल लगाना है, मशीनीकरण का है, तो इस तरह से वो पूरा लाभ लेते हैं और वो काफी उसमें आगे कृषि के मामले में आगे बढ़े। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से आजीविका का साधन उद्यानिकी है। उद्यानिक विकास की जब हम बात करते हैं उसके अंतर्गत फलों की बात आती है, सब्जी की बात आती है, फूलों की, आपके मसालों की, मौन पालन की, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये सारे के सारे विषय ऐसे हैं कि हम लोग घर बैठे इनसे स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो पहले के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी यही सोच करके चौबटिया गार्डन में 1953 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने इस क्या कहते हैं एक निदेशालय की, उद्यान निदेशालय की स्थापना इसी मकसद से किया था कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग इससे आजीविका से इसे जुड़े। और यही नहीं, ब्रिटिशर्स ने 1860 से चौबटिया गार्डन की स्थापना की थी और विधिवत उन्होंने 1930 में वहां पे रिसर्च सेंटर एक बना था। कहने का कुल अभिप्राय यह है कि पहले भी लोगों ने काफी प्रयास किए कि किसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों का उद्यान विकास हो और लोग उसमें आगे बढ़े। राज्य बनने के समय, राज्य बनने से पहले उसमें थोड़ा सा मैं पिछला चला जाऊं, थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। 80 के दशक तक उत्तराखंड अपने आप में उद्यानिक उसमें संपन्न था, स्वयं का बीज बनता था, स्वयं के फल पौध विकसित हम लोग करते थे। और यहाँ तक कि आपका ये दूनागिरी हुआ, चौबटिया गार्डन हो गया, बरसार हुआ, ये सारे टेम्परेट फूड के फल पौध बनाते थे। और हम भूटान, सिक्किम, यहाँ तक कि हिमाचल वाले भी यहीं से फल पौध वगैरह सब ले जाते थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 80 से पहले हम सप्लाई देते थे हमारी नर्सरी से हिमाचल, सिक्किम या बाकी जो दूसरी कंट्री है वो हमारे यहाँ से लेके जाते थे? बिल्कुल, हमारे यहाँ से जाता था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि 80 के दशक में, 90 के दशक में ये जब से मुख्य रूप से कहेंगे जब से ये पर्वतीय क्षेत्रों का कुछ नेतृत्व कम हुआ एनडी तिवारी जी के जाने के बाद, 98 में निकल चले गए थे, वो क्या कहते हैं 84 में। तो 84 के बाद धीरे धीरे यहाँ पर हरासमेंट शुरू हुआ और क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में ज्यादातर जो कृषि और हॉर्टिकल्चर विषय न होने के कारण मैदानी मूल के ही अधिकारी यहाँ पर ज्यादा पोस्टिंग उनकी होती थी। तो धीरे धीरे 84 के बाद ही जाने शुरू हो गए जो वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ से गए। उसके बाद 94 में जब ये उत्तराखंड मूवमेंट हुआ तो सारे कृषि और उद्यान पर ही ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि सारे कर्मचारी अधिकारी आंदोलन में चले गए, सारे बगीचे बंद पड़ गए। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब अगर कृषि भूमि और उद्यानी वाली भूमि अगर बंजर पड़ जाए 8-10 साल तक, तो उसके बाद जो है उसको आबाद करना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही राज्य बना उसमें सुधार होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और शुरू के दशकों में क्योंकि जैसे राज्य बना तो उसमें ये था कि साहब की पैसे का अभाव था, फंड्स इनके पास थे ही नहीं। तो ये विचार हुआ कि इनको पन्नगर यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए, रिसर्च सेंटर्स को, और जितने भी फार्म है ये एनजीओ को दे दिया जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसका दुष्परिणाम आज ये हुआ कि हम जो आत्मनिर्भर थे, हमारा उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र 8 और 9 जिले आलू उत्पादन में, अदरक में, मिर्च में, अन्य सब्जियों के बीजों में, फल पौध में आत्मनिर्भर था। वो
पिछड़ता ही चला गया और इस ओर किसी का भी इसमें जो है साहब, ध्यान यानी नहीं गया आप कह किसी सकते प्रकार हैं का। कि राज्य बनने के बाद जो कृषि या उद्यानी क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, जो फोकस एरिया रहना चाहिए था, वो हट गया। बिल्कुल वो हट गया। उसके बाद राज्य में अभिनव प्रयोग होते रहे, मतलब जैसे जैसे सलाहकार जो भी रहा होगा, क्योंकि राज्य बनने पे सभी उत्साहित थे, हम लोग भी आंदोलन करते थे, ये था भाई राज्य बनेगा तो बड़ा अच्छा काम करेंगे, बहुत सुंदर सुझाव देंगे, लेकिन वो उस तरह का हो नहीं पाया। और नए नए अभिनव प्रयोग जो है सलाहकारों द्वारा वो दिए गए। किसी ने कहा कि पिरूल से कोयला बनेगा, किसी ने कहा पिरूल से ऊर्जा निकालेंगे, किसी ने कहा जैतून का तेल निकालेंगे, किसी ने कहा जेएनएम का तेल निकालेंगे, किसी ने कुछ आदि आदि कई तरह के जो है इस तरह की बातें होती रही। लेकिन हमारे जो मूलभूत चीज थे जिससे कि हम आत्मनिर्भर थे, हमारा आलू था, हमारा प्याज था, हमारी लहसुन थी, हमारा क्या कहते हैं मिर्च जो है साल्ट पूरा इलाका मिर्च वाला था, सेब के बगीचे थे, और उपलम खुमानी यात्रा सीजन उसके पौधे थे, ये थे। उधर किसी का ध्यान नहीं गया। हर आदमी अपने नए नए जो है वो अभिनव प्रयोग करवाता रहा, और ऐसे ही 10-15 साल 15-20 साल जो है ये गुजर गए हैं। उसी का आज एक तरह से कहें कि हमारा ये सेक्टर एक तरह से बर्बाद हो गया। तो अभी इतना निराश होने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत पोटेंशियल है। हम फलों की बात करते हैं, यहाँ पे विशेष रूप के फल पैदा होते हैं, आड़ू, प्लम, खुमानी, सेब, जो कि मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात है जो हमारे घाटी वाले इलाके हैं, आप बागेश्वर घाटी जाएंगे, आप आम की बड़ी सुंदर बेल्ट है। आम जब मैदानी क्षेत्रों का खत्म हो जाता है, यहाँ शुरू होता है। तो और लोग अपने प्रयास से अभी भी काफी अच्छे कर रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं। कुकसाल साहब, एक एक करके बात करते हैं, मैं आपकी एक एक करके बात करते हैं। जैसे आप सोचिए, अंग्रेजों का मैं विजन की बात कर रहा हूं, मैं 80s में चला जाता हूं। अंग्रेजों का विजन आप देखिए कि साहब वो बेरीनाग की चाय को इंटरनेशनल टी क्वीन का खिताब मिलना, अंग्रेजों का टनकपुर से क्या कहते हैं चंपावत जाके टी गार्डन विकसित करना, या शिमला की नर्सरी से देवदार के वृक्ष लाकर लोहा घाट में लगाना। हाँ। तो साहब एक बात बताइए, उनके पास ऐसा कौन सा साइंस था कि वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे थे, और उसके बाद हमारे पास ऐसा कौन सा साइंस नहीं था जो हम पीछे रह गए? नहीं, हमारे पास सब कुछ था। मतलब जो कुछ भी आज बता रहा हूं मैं कि 1869 में चौबटा गार्डन में सारे एप्पल से इंट्रोडक्शन जो है वो 1869 में हुआ। पूरे एप्पल, आड़ू, प्लम, हेजलनट, जितने भी पिकन नट वगैरह लगे वो उन्हीं की देन है। ये जितने भी टेम्परेट हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं सारी उन्हीं की देन है। अब ये हम लोगों का कहो कि कमियां रही कि हम लोग उनके धरोहर को जो है ज्यादा लंबे समय तक उसको नहीं रख पाए, लेकिन अभी भी पोटेंशियल है, लोग कर रहे हैं। अभी भी अगर सुधार अगर इसमें किया जाए तो सुधारा जा सकता है। और मैं थोड़ा सा जरा एक उसमें बता दूं, जैसे सब्जी उत्पादन में हम लोगों का जो स्टेट है वो काफी तरक्की कर रहा है, लोग उसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो आजीविका का बहुत ही सुगम साधन है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी ये लोग माइग्रेंट्स नीचे से ऊपर जो लड़के आए, हमारे पढ़े लिखे लड़के आए, तो सबसे पहले उन्होंने खेत खोद करके और फेसबुक में टमाटर, मटर थोड़ा थोड़ा खेती कर रहे थे तो उसका शेयर किया। लेकिन सरकार की तरफ से कहें या जो भी कहें, उनको उस तरह का उसमें सपोर्ट सहयोग न मिलने के कारण तो अभी भी वो नहीं कर पा रहे कुछ भी नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से सब्जी उत्पादन का जो है यहाँ पे बहुत अच्छी पोटेंशियल है, लोग कर रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं। जैसे मटर आप देखेंगे आजकल सारी मटर जो है ये उत्तरकाशी, चक्रोता, ऊपर के इलाकों के 200 रुपया, 180 रुपया, 200 रुपया सारी पहाड़ की मटर आ रही है। ऐसी बंद गोभी पूरे साल भर पहाड़ से आती है, लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको सरकारी अनुदान, सरकारी अगर उसको मदद मिले तो और तरक्की कर सकते हैं, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा। क्या कारण है? और मैं अपने दर्शकों से भी कुकसाल साहब ये कहना चाहता हूं, अगर आपके कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न है, कुकसाल साहब की बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है इस सेक्टर में, आप उनसे पूछ सकते हैं। हम एक ब्रिज की भूमिका निभाएंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़िए, अपने सवाल रखिए। मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रदीप कुमार पंचोली जी, तनुज आर्या जी, खीम सिंह बोरा जी, दीपक भाकुनी जी, दर्शन टमटा जी, ललित लोधियाल जी, कमल किशोर जी, दर्शन टमटा जी, राजीव सिंह जी, सुरेश जोशी जी, संजू गहतोड़ी जी, कमलेश परगाई जी, दर्शन टमटा जी, धरातल पर काम करने की नितांत आवश्यकता आप कह रहे हैं, सुरेश जोशी जी,
सूर्या अकेला जी, कनल कपी जी, महेंद्र रावत जी, महेंद्र सिंह जी, कमलेश परगाई जी, काफी सारे, सौरभ भाटिया जी। पिथौरागढ़ में सेब की कौन सी प्रजाति हो सकती है, सौरभ भाटिया जी पूछ रहे हैं। अभी हम पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। ललित आनंद सिंह जी, बलवंत सिंह कार्की जी, किरण चंद जी, पुनीत त्यागी जी, कमलेश परगाई जी, बच्चन चौहान जी, आत्म प्रकाश बमोला जी, पुष्पा बुधानी जी, पूरन सिंह नेगी जी, हरीश सिंह जी, आप सब लोग, ललित जोशी जी, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सुमित कांडपाल जी, ये जो आपने जो मुद्दे बताए, जो खासकर नॉन सीजनल वेजिटेबल्स की आपने बात की, उसमें हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। बट सर मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं। देखिए, अगर हम अपने एग्रीकल्चर को देखें तो हमारा 63.41% फॉरेस्ट एरिया है, 11.65% एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास, 11.65%, यानी इसको हम अगर हेक्टेयर में देखें जो है 6.98 लाख हेक्टेयर। अब इसमें पड़ती भूमि भी है और बंजर भूमि भी है। सर 16 सालों में, मैं राज्य बनने के बाद 16 सालों की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो और ज्यादा हो गया, हम 72,000 हेक्टेयर जो हमारी सिंचित कृषि भूमि है वो हमारी चली गई, वो विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए चली गई। सवाल यह है सर कि इस 72,000 के लिए हमने ये क्यों नहीं शर्त रखी कि अगर हम अपनी सिंचित कृषि भूमि दे रहे हैं तो उतनी ही भूमि हम डेवलप करेंगे, ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इस तरह का तो होना ही चाहिए था। ये अभी सब राजनीतिक फैसले हैं, और अगर भूमि नहीं रहेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहां रहेगा। और सर पहाड़ के अस्तित्व का क्या होगा, क्योंकि पहाड़ तो पूरी तरह से कृषि पे निर्भर है। बिल्कुल नहीं, कुछ चीजें हैं जो मतलब अब जो चला गया या जो है उसकी हम बात करते हैं। अभी भी काफी पोटेंशियल है पर्वतीय क्षेत्रों में, और इसको उद्यान विकास को अभी भी राज्य सरकारें अगर उसको उस पर ध्यान दें, कुछ चीजें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, काफी लोग इसको करेंगे। देखो, लोगों ने बड़ी मेहनत की, इसमें दो राय नहीं। जब राज्य बना तो इसमें आर.एस. तोले साहब हुए या जितने भी लोग थे जो यहाँ के थे, उनके दिमाग में था कि वह किस तरह से इसका पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किया जाए। उन्होंने बनाया भी, काफी अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए। जैसे आजकल जैविक खेती की चर्चाएं होती हैं, तो ये है तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन मैं सूक्ष्म में बता दूं कि उसका जो मेन मकसद था जैविक खेती का, वो ये था कि यहाँ के कृषकों की जोत बहुत कम है, असिंचित वर्षा आधारित क्या कहते हैं खेत हैं, फॉरेस्ट लैंड है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ भी है और अपॉर्चुनिटी भी थी। वो दोनों देखा। उसमें क्या कहते हैं, पर हेक्टेयर हमारा 5 किलो ही उर्वरक प्रयोग में आता है। इसके माने हम पहले से ही बाय डिफॉल्ट तो उनका यह था कि इसको ऑर्गेनिक खेती पर हम करेंगे। और 2003 में उन्होंने एक बहुत सुंदर गाइडलाइन बनाई थी। उस गाइडलाइन में यह था, भारत सरकार को सबमिट किया था कि 10,000 हेक्टेयर में हम मतलब 10,000 क्लस्टर में हम जैविक खेती करेंगे, जिसमें 3,900 क्लस्टर तो पहले स्वीकृत हो चुके थे, 6,100 क्लस्टर की अभी स्वीकृति यहाँ पेपर में हमने कल परसों देखा था। तो 10,000 क्लस्टर की डेवलप करने की बात आई थी, और उसमें 1917 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,500 परंपरागत कृषि विकास योजना में भी बजट का प्रावधान रखा गया। तो इतनी सुंदर उस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि हमारे पास लीफ लीडर बहुत है हमारे पास जो है, क्योंकि उस कमेटी में मैं भी रहा, जहां भी तोले साहब बुलाते थे, हम जाते थे, जो उनकी मीटिंगें होती थी, बड़ी मेहनत से करके बनाया था। इसमें ये ऑर्गेनिक बोर्ड पे भी थे और सभी लोगों ने मिलकर बनाया था। उसकी गाइडलाइन पूरी बनी। उसमें यह था, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जंगल से लड़के जो है पत्ती या जो भी फॉरेस्ट का जो लीफ लीडर जो पड़ता है उसको सड़ाएंगे, खाद बनाएंगे, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी स्कीम्स आएंगी उसमें उसको बेचा जाएगा, लड़कों को रोजगार भी मिलेगा, और हमारे जो प्रोडक्ट है उनको सर्टिफाई करके जैविक मोड में करने से उनको अच्छे दाम मिलेंगे। सीधा फंडा था। लेकिन अंततः आते आते आज की तारीख में तो जो जैविक खेती के माने हैं कि काशीपुर रुद्रपुर में जो ये जैविक के जो नाम पर जो फैक्ट्रियां बनी हैं, वहां के प्रोडक्टों को बेचना, उनको ला करके, और पहाड़ में वो आते हैं उनको कोई प्रयोग नहीं करता, वो नदी नालों में वो कहीं आपको दिखाए हुए दिख देंगे। तो इस तरह से मिसयूज हो रहा इन प्रोडक्ट्स का, तो ये सोचने प्रश्न तो फिर मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं, जो आपने परंपरागत कृषि
विकास योजना की बात की, वो एक तरह से ये है कि देश को ऑर्गेनिक सेक्टर की तरफ ले जाना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बजट हमारे पास है हम उसका जमीन पे सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उत्तराखंड में ऑर्गेनिक स्टेट बनने की बड़ी क्षमता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सिक्किम ने 2003 से शुरुआत की और 2016 में आके वो सर्टिफाइड हो गया। यानी 6.5 लाख का सिक्किम की आबादी 6.5 लाख के आसपास है। जब 6.5 लाख का सिक्किम इन 12-13 सालों में मेहनत करके ऑर्गेनिक बन सकता है, तो हम 1.25 करोड़ उत्तराखंडी उत्तराखंड को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में क्यों नहीं विकसित कर सकते? देखिए, वहां पर लीडरशिप का डेडिकेशन था। वहां पर उन्हें आते ही जो है कुछ इस तरह के प्राविधान, कुछ तरह से एक्ट बनाए। फिर उन्होंने जो है काश्तकारों की मदद की, मतलब मदद करने माने उनको फाइनेंशियल हेल्प किया गया। वो इसमें भी प्रोविजन है कि जो ऑर्गेनिक जो मतलब इसमें तो ये प्रोविजन था कि मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से जो कृषक चाहते हैं और पर्वतीय क्षेत्र को पूरा का पूरा जो है वो जैविक मोड में बनाने का था प्रस्ताव, जो है जो ओरिजिनल जो प्रस्ताव जो है। और उसमें यह था कि काश्तकारों को ये परंपरागत कृषि विकास योजना की गाइडलाइन में भी कि काश्तकारों को वित्तीय मदद की जाएगी, उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए जैविक जितने हमारे बीज हैं, परंपरागत सीड हैं, उनको जैविक मोड में लाने की बात थी। उनको जैविक डिक्लेयर किया जाता। बल्कि अभी मैं कहीं देख रहा था रिपोर्ट की भारत सरकार ने अनुमोदन भी किया, क्योंकि जब से सीड एक्ट हुआ तो सीड एक्ट में यह कि सर्टिफाइड सीड आप बेस सेल कर सकते हैं या दे सकते हैं, जो भी है। लेकिन उनको भी जो परंपरागत बीज जो हम पहले से उगाते चले आ रहे हैं, चाहे वो अदरक उगाते आ रहे हैं, आलू उगाते आ रहे हैं, लहसुन उगाते आ रहे हैं, प्याज उगाते आ रहे हैं, मिर्च उगाते आ रहे हैं, और भी अन्य किसी तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, राई है, गोलमूला है, ककड़ी है, जो भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पाद हैं जिनको कि हम परंपरागत रूप से उत्पादित करते आ रहे हैं, वो सारे के सारे सर्टिफाइड मान लिए जाएं। लेकिन होता क्या है योजनाओं में, वो मध्य प्रदेश राजस्थान से जैविक के नाम पे महंगा से महंगा बीज लाते हैं। वो उसमें तो जमता है ना, उसमें कहीं उत्पादन होता है, जहाँ भी काश्तकार होता है वो सर पकड़ता है। तो ये मैं ही कह रहा हूँ, ये पूरा मीडिया और पेपरों में छपा हुआ है। इसी बात मैं कह रहा हूँ, जाके देखता भी हूँ। एक और बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक एक पाई का इस्तेमाल हमें जमीन पे करना होगा और उसका किसान की जीवन पे क्या असर पड़ रहा है उसका हमें देखना पड़ेगा। लेकिन कुकसाल साहब, मैं 2011 का सेंसस देख रहा था, यानी जनगणना के आधार पे जो महिलाएं हैं, यानी जितने भी कृषक हैं पहाड़ की मैं अगर बात करूं, उसमें 84% जो है वो महिला कृषक हैं। यानी महिलाओं के हाथों में हमारे कृषि की बागडोर है। यानी केवल आप कृषि क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप महिलाओं की आजीविका में भी सुधार ला रहे हैं, उनको भी आत्मनिर्भर, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस पे फोकस 100% जो भी व्यक्ति आता है उसका इस पे फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए? और मैं समझता हूं कि चाहे 15 दिन में हो, 1 महीने में हो, टॉप लेवल से पर्सनल मॉनिटरिंग के आधार पे यह तय किया जाए, चाहे वो परंपरागत कृषि विकास योजना है, चाहे वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन है, चाहे वो राष्ट्रीय वनीकरण मिशन है, चाहे वो दालों तिलहन दलहन से जुड़ा कार्यक्रम है, इन सब पे हम पर्सनल इसको मॉनिटर करें, इन प्रोग्राम्स को। नहीं, प्रश्न यही है ना, हम बताएं जैसे महिलाओं की बात आती है साहब, महिला सशक्तिकरण की या महिलाओं को हेल्प करने की, तो एक छोटा सा मैं बताता हूँ आपको। एनडी तिवारी जी ने एक बक्सी और पटना की एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा पूरे पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करो और देखो कि किस तरह से यहाँ पे ये महिला सशक्तिकरण या उद्यानीकरण किस तरह से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने काफी बड़ी एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी। एक तो साइंटिस्ट थे बहुत बड़े हिमाचल के, एक IAS से रिटायर। तो उन्होंने जो 84-85 की बात है, 83-84 की, अच्छा, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी उन्होंने यही दिया था कि यहाँ पर की महिलाएं सर पे, जैसे आपने रानीखेत, अल्मोड़ा, पौड़ी, टेरी, कई जनपदों में आपने देखा, अब तो खैर कम आती है महिलाएं, लेकिन पहले वो सब्जी उगाती थी और सर पर रख करके ढो के वो गांव से ला करके घर घर सब्जी बेचते थे। रानीखेत में तो हमने देखा, हम तो 10 साल तक रहते हैं, तो पूरी सब्जियां जो है सारी महिलाएं सर पर। अभी भी आप जौनपुर वगैरह चले जाओ तो 5-5, 6-6 किलोमीटर से वो लोग सर पर ढो के सब्जियां सड़क तक पहुंचा रही हैं।
हमारा मानना यह है कि हजारों करोड़ की तो हम बात कर रहे हैं, हम देहरादून से टेरी टनल बनाने की तो बात कर रहे नीचे से हैं। सब्जियां अरे जाती है 4-5 वहां पर। किलोमीटर के रोपवे बनाने में क्या परेशानी है? इस तरह की तो योजनाएं बननी चाहिए थी, बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, शुरू में ही। खंडूर जी ने कुछ शुरू किया भी, तो वो भी पता नहीं कहाँ ठंडे बस्ते में गई, कई सिलेक्शन हुए। मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम ग्रामीण महिलाओं को ये सुविधाएं दे दें कि भैया आपके घर से जहां जहां फॉरेस्ट लैंड आ रही है, सड़क नहीं बन सकती, तो रोपवे बनाई जा सकती थी, किसी अच्छी कंपनी को दे करके रोपवे बनवाई जाए, उनको सहूलियत मिल जाए। देखो यहाँ का काश्तकार वो न फ्री का बीज चाहता है न वो बोता है। योजनाओं में उद्यान विभाग की स्पेशली योजनाओं में बता रहा हूँ, कोई भी व्यवसाय खेती करने वाला काश्तकार आप किसी भी जाके पूछ लीजिए, वो कभी भी इनका ना बीज बोता न इनकी दवाइयां यूज करता, वो असर ही नहीं करेंगी। तो बल्कि अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कई सैंपल इनके फेल हो जाते हैं जब ये लैब में जाते हैं, जब ये सारी सब्सिडी के नाम पे सैंपल कलेक्शन करने वाले ये तभी भी फेल हो जाते हैं। तो उन बेचारों को अगर आप खाली रोपवे से ही जोड़ देते हैं तो खुद करने को तैयार है, वो कह रहे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मैं रुद्रप्रयाग गया था किसी प्रोजेक्ट के उसमें, मधमेश्वर वैली में, ये मनसोना और मधमेश्वर वैली है एक, वहां पर काफी गांव है। तो वहां पे जब मैं गांव के भ्रमण गया तो एक गांव में उनियाना गांव करके था, मैं वहां पे जब बैठक ले रहा था, तो 2-4 युवक मेरे पास आए, तो देखा मैंने तुम काफी अच्छे थे, ये कोविड काल में लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। तो उनसे पूछने लगे साहब कि हम भी कुछ करना चाहते हैं गांव के लिए, क्या है करने के लिए, तुम कैसे आए क्या है? तो उनमें से एक ने कहा कि साहब ऐसा हुआ कि यहाँ पे जियो ने एक टावर लगाया, और मैं देहरादून में दिल्ली से देहरादून आया, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, और देहरादून आने के बाद फिर मैंने सोचा मैं गाँव घूमे आता हूँ, यहाँ देखा तो टावर बहुत बढ़िया चल रहा। तो मैंने अपने साथ के लड़कों को भी बुलाया, और हम लोग मतलब यहीं से कोचिंग कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से टावर, जियो के टावर से जब 15-20 लड़के यहाँ पे आके रह सकते हैं, हम लोग इस तरह सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक बात है। एक ललित लोधियाल जी हैं, इनका मैं प्रश्न आपके सामने रखता हूं। हाई डेंसिटी बागवानी को लेकर ये कहते हैं कि साहब आपने प्राइवेट फर्म को दे दिया, जबकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सीधे देखना चाहिए था। प्रति नाली 10 से 12 हजार लोन दिया जाता है, जबकि 10 नाली में हाई डेंसिटी बाग लगाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए खर्च होने। इतना सारा खर्च छोटा किसान बेरोजगार कहां से करेगा? ये इनका सवाल है सर, ललित जी का। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये इसमें गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए साहब। आप 10 से 12 हजार रुपए नाली दे रहे हैं, जबकि 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। नहीं, अब उसमें ये एक्चुअल में ये केंद्र के दर निर्धारित होती है ना, ये उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती कुछ नहीं। ये तो केंद्र के जो नॉर्म्स हैं वो सभी पे लागू होते हैं। सर ये जो हमें जो भी हम नियम, जो भी हम पॉलिसी प्लानिंग कर रहे हैं, वो उस जगह को ध्यान में रख के तो होनी चाहिए। आप इतनी इम्प्रैक्टिकल प्लानिंग क्यों करते हैं? नहीं, जगह को ध्यान में रखे क्या है कि जितना नॉर्थ ईस्ट और जितने हिल एरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% सब्सिडी देती है। हाँ। ये भी तो आप ध्यान में रखिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं लगता, तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आप हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन को लगा लीजिए, इसमें 700 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है। 2004-05 से ये योजना लागू है, और कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में तो कहीं अपेक्षित विकास इस तरह का दिखता है नहीं कि साहब 700 करोड़ रुपए कहीं खर्च हुए होंगे। खैर वो अलग विषय है। और एक और दर्शक है, मैं थोड़ा सा ये पूछ लेता हूं। कमलेश परगाई जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा आप एसी कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं, आप ग्राउंड लेवल के लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? अपनी ईगो के किनारे रखिए, वो जमीन से ज्यादा जुड़ी जानकारी आपको देंगे और योजना भी बहुत क्रियान्वित होगी, मतलब ज्यादा प्रभावी बनेगी। कमलेश भाई का ये कहना है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आज का किसान जो है ना, वो ज्यादा जागरूक है, बजाय जितने भी वैज्ञानिक और हम लोग जो हम बोलते हैं, उनको ज्यादा जानकारी है। इसी चीज को मैं बार बार कर रहा हूँ। किसान से बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है? कुकसान का किसान तो अपने आप में सबसे बड़ा वैज्ञानिक है साहब। वो अपनी मिट्टी से इतना प्यार करता है, अपनी मिट्टी के बारे में सब जानता है वो। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी जानकारी होती है हम लोगों को। सर एक मनमोहन सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ओखलकांडा नैनीताल में रहता हूं, मेरे ही क्षेत्र के हैं, क्या समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मैं बादाम लगा सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। सेब मैं बता रहा हूं आपको, ओखलकांडा की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए आप, ओखलकांडा में ही एक कोई भट्ट जी हैं, उनका मेरे पास फोन आता है। उनका कई लड़के जुड़े हुए मेरे पास, उधर भवाली के, ओखलकांडा के, पूछते रहते हैं बेचारे। कहीं ने पॉली हाउस लगाए, कहीं
देखिए एप्पल के सेब के बाग लगाए हैं ओखलकांडा में। उन्होंने भटजी ने किसी कोई भटजी है, उन्होंने वो काफी पैसा भी था उनके पास, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया। अब उन्होंने जो मेरे को फोटो भेजी, अभी 2 साल के पेड़ हैं और जो 20 साल के पेड़ में जो बीमारियां आनी थी सारी उन पर आ चुकी हैं। तो पता नहीं कहां से वो पेड़ ला रहे हैं, कौन सी स्कीम। और स्कीमें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि एक एक 20 नाली में, जो ये हमारा हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन है, 20 नाली में 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, उसमें 9 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अब वो लड़का बेचारा जो है लगा के वो पछता रहा है, वो उसमें सारा कैंकर अभी से आ गया, 2.5 साल के पेड़ में ओलिया फिश आ गया और पिंक डिजीज आ गई, जो उसने फोटोग्राफ भेजे हैं। तो मैंने कहा भाई इनको उखाड़ के जला दे, कोई इलाज नहीं है इसका। लेकिन जिनसे अगर इनका 2000 मीटर की हाइट पे इनके पास जमीन है और वो अगर उत्तर पूरब को है, अगर दक्षिण पश्चिम है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का जो ढलान है वो थोड़ा गर्म होता है वहां पर। तो अगर ये उत्तर पश्चिम है या उत्तर पूर्व उस इलाका है तो वहां पर ये अपील कर सकते हैं। और आजकल ये अपील टेक्नोलॉजी मिशन आ रही है, अच्छे पेड़ हैं। और पेड़ ये ड्वार्फ रूट स्टॉक ना करके सीडलिंग लें, सीडलिंग में ग्राफ्ट बांधें, तो तब ज्यादा सक्सेस होगा। अगर ये जो जिस तरह से ये 700-800 रुपए का पेड़ एक पेड़ बताते कि दे रहे हैं, वो M9 M101, तो ये इनके चलने के चांसेस कम है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत कम होती हैं, ऊपर ही ऊपर होती हैं और नेमाटोड और कई बीमारियां होने का अंदेशा होता है। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि मेरा तो अपना मानना है कि पहले तो ये कि सेब को हम थोड़ा छोड़ ही दें तो ज्यादा अच्छा। सेब जो है केवल और केवल उत्तरकाशी जनपद और आपके रामगढ़ के ऊपर के इलाके में, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे ड्रिप लग सकता है, मल्चिंग की सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी पूरी अगर आपके पास लगा है। सकता हूं मैं बादाम नहीं हो पाएगा यहाँ। बादाम पेड़ जैसे फलाना शुरू हो जाएगा उसमें गोंद आना शुरू। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में 2 रिसर्च सेंटर हुआ करते थे। पिकनट और एलमंड का सेंटर था आपका डुंडा में, ऐसे ही जितने नट फूड्स का था पिथौरागढ़ गैना में। तो हर जिले में पूरे उसमें जो है काफी रिसर्च शोध इन पर हो चुके हैं। जैसे बादाम है वो हो नहीं पाता सफल, अब वो एक्सपेरिमेंट के लिए कोई करना चाहे तो करे, लेकिन कॉमर्शियली वो होगा नहीं। साहब यहाँ पे सबसे एक बार क्या हुआ, अगर एक बार क्या हुआ, कुछ युवाओं ने पर्यावरण प्रेमी जो अब हमारे बीच नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनसे एक प्रश्न किया कि साहब पहाड़ों में हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि साहब आप अखरोट के पेड़ क्यों नहीं लगाते, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा इस पे आप दृष्टि डालिए। वही मैं कहने वाला था आपसे, बजाय सेब के। खैर उत्तरकाशी जनपद में सेब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उत्तरकाशी जनपद में कर लीजिए। टिहरी का जो पोर्शन उत्तरकाशी से, देखो उत्तरकाशी के बात हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो उसका जो क्या कहते हैं एल्टीट्यूड जो है वो 27 से 30 के बीच में है। हिमाचल 30 के बाद शुरू होता है और उत्तरकाशी जो है हमारा 30 के करीब आता है। तो जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो लैटिट्यूड पे ज्यादा निर्भर करती हैं बजाय हाइट के। और हम लोग जो इधर वाले जो और जिलों वाले हैं, हम केवल और केवल हिमालय का और हाइट का एडवांटेज देते हैं। अगर बर्फ पड़ गया, ठंडा पड़ गया, क्योंकि इसको कम से कम जो है 3 महीने 7 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान की चिलिंग की आवश्यकता पड़ती है। भले लोग कहते हैं साहब की लो चिलिंग भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, बाद में पछतावा होगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप नाशपाती की बबूगोसा और अखरोट में फोकस करें। अखरोट में मेरा मानना है कि अगर आप अखरोट में भी विडंबना देखिए कि इतने साल हमें हो गए अखरोट अखरोट बोलते बोलते, अभी भी अगर कोई 100 पेड़ अखरोट के कर्मी पेड़ मांगेगा विभाग से तो देने को तैयार नहीं है, हजारों करोड़ बजट खर्च करने के बाद भी। तो उसमें एक आसान तरीका है कि जैसे हम लोग सितंबर अक्टूबर में हमारे अखरोट तैयार होने होते हैं, अगर आप कच्चा ही अखरोट उसको नर्सरी बना लें, तुरंत बो दें तो जम जाता है। और ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे मैं नंबर शेयर कर दूंगा। काशीपुर में एक डॉक्टर गुप्ता जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर काशीपुर में बैठते हैं, वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं और इसमें अखरोट मिशन पे काम भी कर रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग करना वो सिखा देंगे। अगर आदमी खुद नहीं जा सकता किसी को भेज दे, 7-8 दिन में वो ग्राफ्ट करना सिखा देंगे। तो आपके आसपास जो भी अखरोट के सही साइन, उनके जो अच्छे अखरोट हैं उनके साइन लेकर के आप बीजू पौधे तैयार कर दिए तो ग्राफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो है अखरोट के कर्मी पौधे
बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे, कम मात्रा में मिल पाएंगे। और फिर लाने ले जाने लगाने में, क्योंकि उसमें अखरोट में दिक्कत क्या होती है कि अगर वो रूट ट्रेनर में है काफी गहरा तब तो चलेगा, लेकिन अगर उखाड़ के लाएंगे तो उसकी जड़ कट जाती है, फिर वो 4-5 साल तक तो वहीं घूमता रहेगा। तो नाशपाती सबसे बढ़िया विकल्प है। आप देखा नाशपाती और अखरोट की आपने बात की। आप डॉक्टर गुप्ता जिनका आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा आप यहां उनका थोड़ी देर में नंबर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को आसानी हो। एक हमारे दर्शन टमटा जी ने कहा कि साहब बंदोबस्ती पे भी वो आपके राय जानना चाहते हैं, क्योंकि बंदोबस्ती तो हुई नहीं साहब यहां पर। हाँ, ये बड़ा उत्तराखंड का बड़ा सेटबैक रहा कि 62-63 के बाद यहाँ पर कभी भूमि सुधार कोई बात ही नहीं की किसी ने। और एक 63 में केवल और केवल ये जब सुचिता कृपलानी थी मुख्यमंत्री, तो उन्होंने चंबा मसूरी फ्रूट बेल्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो आज भी सफल है। और उस टाइम पे क्योंकि फॉरेस्ट जो है स्टेट कंसर्न था, तो कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो उन्होंने जितनी भी जो है राजस्व भूमि थी या नजूल भूमि थी या आपका फॉरेस्ट लैंड थी, तो सारी की सारी ट्रांसफर करके और पूरे गांव वालों को देने के बाद चेक सिस्टम में उन्होंने 50-50 नाली के पुल बनाए। तो अब आज की तारीख में तो संभव है नहीं, लेकिन भूमि सुधार हम लोग करा सकते हैं। जितनी भी नजूल भूमि है या रेवेन्यू लैंड है जो स्टेट कंसर्न है, उसको गांव वासियों को दे करके, क्योंकि चकबंदी बिना चकबंदी के, बिना बंदोबस्त के तो आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और ये इसके लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए, इसके लिए आंदोलन होने चाहिए कि साहब पहले बंदोबस्ती कर लें और उसके बाद चकबंदी अनिवार्य रूप से करें। साहब ये स्वैच्छिक कुछ नहीं होता, स्वैच्छिक कभी जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह का हम लोगों का टेम्परामेंट है वहां स्वैच्छिक कुछ नहीं चलता। वहां तो आपको करवाना ही पड़ेगा, और ये आप जो करवा रहे हैं वो किसी के नुकसान के लिए नहीं करा रहे हैं, ये ओवरऑल स्टेट को बेनिफिट करेगा, ओवरऑल स्टेट के लिए। तो मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि साहब सरकार को बोलें और सरकार को आप प्रोत्साहित करें कि साहब हम चकबंदी के लिए तैयार हैं, आप इस योजना को लागू करें। उमेश गोस्वामी जी हमारे मित्र भी हैं और मुंबई से, उन्होंने उनके पहाड़ में घर है, तो वो कह रहे हैं कि साहब अगर उनके पास पैसा हो और वो आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बीच में रहते हैं, बैजनाथ साइड में, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, वो कुछ करना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में, जमीन उनके पास है, तो क्या करें, आपसे सुझाव चाह रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर बैजनाथ देखा मैंने, बड़ी जगह है। तो अगर उनके पास सिंचित लैंड है, देखिए अगर उनके पास सिंचित लैंड है तो मैं तो सुझाव यही दूंगा कि सबसे अच्छा यह है कि, और लो लैंड है मतलब ज्यादा हाइट पे नहीं है, और अगर इरिगेशन है तो सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल जो है, कम से कम समय में और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक आय और उपज जो देने वाली चीज है वो है सब्जी का उत्पादन। और बेमौसमी सब्जी का कर है, उससे उनको जो है तुरंत लाभ मिल सकता है। और बाकी वो तो हाइट में दिशा देख करके, वहां की सॉइल देख करके ये सीधा सही बताया जा सकता है कि वहां पर क्या और क्या कर सकते हैं। लेकिन सब्जी उत्पादन में तो कोई घाटे का सौदा है नहीं, वो तुरंत उसको शुरू कर सकते हैं। वो कैश क्रॉप है एक तरह से देखा जाए, कैश क्रॉप है, एकदम कैश क्रॉप है। हमारे उसके बाद कांडपाल पंत हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बाहर के आके लोकल यहाँ लैंड लीज में ले रहे हैं, वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अब की बढ़ रहे हैं, हमारे युवाओं को वहां मजदूरी करा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम अपने युवाओं को अच्छी तरह प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें और उनको प्रोत्साहित करें तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं आपने शुरू से ही मैंने आपसे कहा था कि जो हम लोगों ने गाइडलाइन बनी आई 2003 में ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसका कंसर्न ही ये था, उसमें साफ लिखा हुआ, साफ शब्दों में लिखा हुआ, स्थानीय बेरोजगारों को, इस जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना तथा सीमांत और लघु सीमांत कृषकों की उपज को जैविक मोड में बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना, ये उसका मेन उद्देश्य, यही हेडलाइंस थी। और उसमें ये भी था कि जो थर्ड पार्टिसिपेशन या जो ये हम लोग पीजीएस बोल रहे हैं आजकल, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, अब उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्थानीय एनजीओ उसमें इन्वॉल्व होंगे। आज जो पता नहीं त्रिपुरा मेघालय कहाँ से जो है वो इन्हीं की वो बात कर रहे होंगे, जबकि उसमें प्रोविजन था। अब ये सारे गवर्नमेंट के कंसर्न है, इसको क्या गवर्नमेंट के कंसर्न नहीं है, ये हर उत्तराखंडी का कंसर्न बन गया। और हम पूरी ताकत के साथ, कुकसाल साहब पूरी ताकत के साथ हम सरकार से ये कहने जा रहे हैं कि साहब नहीं, जो 20 साल बीत गए, अब आपको काम करना ही होगा, लोगों के लिए काम करना ही होगा। साहब राजनीति का मतलब क्या है, सरकारें चुनने का मतलब क्या है?
हमारे संविधान में जो बात कही है वो लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, तो लोगों का कल्याण हो साहब, उस पर ज्यादा जरूरी है। एक और बात जो ये ललित गोल्दिहार जी ने कही है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं खुद इसका अनुभव करके आया हूं, मैंने कई किसानों से बात की, क्योंकि मैं उसके बाद एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल पे भी आऊंगा, क्योंकि खाली आप अगर सब्जी करेंगे, अगर कभी सब्जी का नुकसान हो गया, उसको कीड़ा लग गया, आपको नुकसान हो जाएगा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। इन्होंने कीवी पे बहुत अच्छा, कीवी की ओर इशारा किया, उन्होंने कहा मुझे बहुत फायदा मिला, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 25 से 30 साल कीवी उसमें फ्रूट देता है, और पहाड़ों में काफी सारे लोग कीवी की ओर आकर्षित भी हुए, दाम भी अच्छा मिल रहा है। कीवी पे थोड़ा सा मैं आपका दृष्टिकोण चाहूंगा। निश्चित रूप से कीवी अपना में एक बड़ा अच्छा फल है, उसमें कई गुण हैं, मतलब जो हमारे पौष्टिकता तो है ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो पेड़ पर नहीं पकता, आपको तोड़ के 2 महीने का टाइम आपको मिल जाता है, कहीं भी मार्केट आप व्यवस्था कर सकते हैं, और फलता बहुत अच्छा है, बंदर जानवरों से कम नुकसान होता है। उसके नीचे आप कई सब्जियां कर सकते हैं, उसके नीचे आप बी कीपिंग बहुत बढ़िया है, उसके बाद मौन के बक्से जो है बड़े बढ़िया उसमें चलते हैं, तो ये अपने आप में काफी अच्छा फल है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक तो इसका शुरू का इन्वेस्टमेंट तो काफी है, बहुत ज्यादा है। अगर वो NSB वगैरह से कहीं से आपने प्रोजेक्ट किया है या हॉर्टिकल्चर मिशन में वहां से मिला वो तो ठीक है। एक तो थोड़ा वो जो पहले से कीवी, मतलब कोई भी चीज हो, एक्चुअली में जितनी भी उद्यान से संबंधित चीजें हैं, ये टेक्निकल तो होती हैं, ये सारी की सारी ये है वैज्ञानिक ढंग से सावधानी पूर्वक किए जाने वाले कार्य हैं, तो थोड़ा एक अनुभव जरूर लें। मतलब बहुत सारे लोग हमारे जो NRI भाई कहेंगे यार जैसे आ रहे हैं, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है तो एकदम से इन्वेस्ट कर लेते हैं, पैसा होता तो एक देख लें, पहले वो देख लें जिन्होंने लगा रखा पहले, क्योंकि ये फीडबैक ये भी है कि जरा मार्केट में इसमें दिक्कत है, क्योंकि मार्केटिंग इसकी, क्योंकि हम लोग अभी इसके हैबिचुअल तो है ना कीवी खाने के, तो आपको बाहर ही भेजना पड़ेगा। या तो हमने देखा जब लोगों को डेंगू हुआ था तो खूब बिका था, अच्छे दामों में बिका। बल्कि कीवी पे मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने बल्कि आपसे भी शेयर किया था, आपको डाला था, मैं भेज दूंगा उसमें। मैंने जितने भी लोग कीवी पे कर रहे हैं काम, उनके उसमें नंबर है मेरे पास, फोन नंबर है। तो यहाँ पर मसूरी के पास एक कुंदन सिंह पंवार जी हैं, उद्यान पंडित, उन्होंने सबसे पहले NSB का प्रोजेक्ट 150 पेड़ कीवी के इनके लगे हैं और काफी फलते हैं, लेकिन उनके सामने भी दिक्कत वही है कि वो भी बार बार फोन करते हैं कि साहब मार्केटिंग की जो उन्हें दिक्कत आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा हर 20 साल हो गए हैं, हर पहलू कमजोर है, चाहे बीज की बात कर लें, दवा की बात कर लें, विपणन की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, कहीं पर भी हम एक कदम आगे नहीं बढ़े। जहां भी काश्तकारों ने तरक्की की है अपने से की है, और जहां पर अच्छे अधिकारी रहे, मैं आपको बताऊं, मैं अभी मिशन में गया, नहीं खरीदते क्या? मैं अभी गया था किसी उसमें इनके इसके ILSP के PCR बनाने के, उसमें टीम के साथ गया था। तो मैं आपके बागेश्वर, चंपावत, लोहा घाट वगैरह, पिथौरागढ़, मोनाकोट तक गया था मैं। तो मोनाकोट में देखा हमने, पिथौरागढ़ सचमुच में अपने में बहुत बढ़िया शहर भी है, और वहाँ के लोग बहुत चूरा, मतलब पता नहीं क्यों किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस बार मैंने देखा वहां का चूरा बहुत ही कल्पवृक्ष है। आवाज कट रही है आपकी आवाज। मैंने कहा पिथौरागढ़ का चूरा जिसको कल्पवृक्ष कहते हैं। लेकिन मैं जरा आपको बता दूं, मैं मोनाकोट गया तो वहां पे भटेड़ी गांव है एक, तो वहां पे जाकर के जब देखा हमने, वो ILSP के प्रोजेक्ट से एक वहां पे कुलदीप ऋषि हैं, उनके वो 4-5 साल से उसी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सारे DM CDO को लेकर के, सबको लेकर के, सारे विभागीय अधिकारियों को DM ने खड़ा करके, और वहां पे पूरा आप वो फिशरीज भी कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, और ये एग्रीकल्चर पॉज हाउस लगा के सब्जी का उत्पादन है। भटेड़ी गांव के आसपास के लोग 2 से 2.5 करोड़ का इनका चिकन का कारोबार है, और इतना सुंदर हमें लगे उनकी व्यवस्था। नहीं, मैं गया पहले वो लोग पोल्ट्री फीड जो है एजेंसी के थ्रू मंगाते थे। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, मैं वहां होके आया हूं, वहां के, और उसमें से कुछ रिवर्स माइग्रेटेड लोग भी हैं। एक युवा से मैं मिला, वो नोएडा में नौकरी करके 5-6 हजार रुपए कमा रहा था, वहां 45 से 50 हजार रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति। बिल्कुल पूरा बिजनेस उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब वो पोल्ट्री फीड खुद मंगाते हैं, सारा रख रखाव करने के बाद वो बता रहे हैं साहब कि हम लोग जो लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के थे, कि हम केवल और केवल 2% कमीशन लेते हैं प्रॉफिट से। हमारी समितियां बनी हैं,
और इन लोगों को हम सहूलत देते हैं, खुद भी करते हैं, इनसे भी करवाते हैं, और सारा काम हम करते हैं। हम उनसे कमीशन लेना 30-35 हजार घर बैठे हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। अच्छा, इसी तरह से ना भारत सरकार ने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, और तकरीबन 10,000 ऐसे एफपीओ देश भर में बना रहे हैं। चाहे वो वन विलेज वन फार्म की बात हो, चाहे वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फार्मिंग की बात हो, या हम समूह के आधार पर खेती करें। आपको लगता है कि अब जमाना आ गया, क्योंकि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको लार्ज क्वांटिटी में करना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा? नहीं, निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि अगर आपकी प्लानिंग, देखो कार्य योजना, एक्शन प्लान तो आपको बनाने होंगे, आपकी प्लानिंग आपकी सही होनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट को हमें उत्पादन में लाना है जिसकी की मार्केट हो। अब एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि जैसे अब माल्टा का सीजन आएगा, पूरे उत्तराखंड में हल्ला मचना सोच कर साहब सपोर्ट प्राइस बिक नहीं रहा। अरे भैया, क्यों उस माल्टा के पीछे पड़े हो? संतरा क्यों नहीं लगाते? नारंगी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मार्केटिंग की। अब उसके पीछे भी इतिहास ये है कि माल्टा में बीज बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी नर्सरी बड़ी आसानी से बन जाती है, उसके पेड़ बहुत अच्छे से हो जाते हैं, सर्वाइव भी खूब करता है। संतरा का बीज आपको बाहर से मंगाना पड़ता है, इसे नर्सरी वाला कोई करता नहीं। वो फ्री फंड का माल्टा का बीज मिल जाता है, उसको बोते हैं। सारे योजनाओं में माल्टा का पौधे दिए जाते हैं। अब वो माल्टा अब इतने पेड़ ज्यादा हो गए हैं कि वो फल भी उसका केवल पहाड़ का ही आदमी धूप में बैठ के नमक मिला के खा पाता, बाकी तो 2-4 फल भी खाता है, तबियत खराब हो जाती है। जूस भी उसका गले पे लगता है, मतलब इतना ज्यादा बढ़िया होता है भी नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम संतरा, मतलब माल्टा, एक छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप माल्टा का योजनाओं में देना, पेड़ देना बंद कर दें, खाली संतरे के पेड़ दें, तो अपने आप ही चेंज आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम लोग 15-20 दिन के टूर में सर इजराइल गए थे, तो वहां पर वो लोग पहले जो माल्टा एक्सपोर्ट करते थे, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमें माल्टे में बीज नहीं चाहिए। तो साहब उन्होंने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेहनत करके ऐसा माल्टा उगाना शुरू किया जिसमें बीज होते ही नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कुकसाल साहब, एक पेड़ में उत्पादकता के लिए तो वो पेड़ इतनी बुरी तरह चला था कि पूरा झुक गया था। इतनी ज्यादा उत्पादन और उत्पादकता वो करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, जब वहां हो सकता है वो भी रेगिस्तानी इलाके में, तो हमारे यहां तो फिर भी हालात अच्छे हैं। अच्छा क्या, बहुत अच्छे हैं। वहां तो बिना पानी और बिना जमीन, बिना सॉइल के जो है सब कुछ हो रहा है। वो तो हवा में, और यहाँ पानी, वो हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर, एरोपोनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जी, आपकी आवाज कम आ रही है आपकी। जी कुकसाल साहब, मैं ये कह रहा हूं, जब वो वहां कर सकते हैं, हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मैंने कर क्यों नहीं सकते हैं? अरे अगर नेतृत्व में इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता। वो दिक्कत वही है ना। अगर ध्यान इस दर हो कि साहब कि हमने इनका पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना, तो कैसे नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं आपको। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार का जो भी पैसा है कृषकों का जाएगा, वो डीबीटी से उनके खाते में जाएगा। आज 2021 हो गई, केवल और केवल कृषि सम्मान निधि जाती है। अच्छा, कृषि सम्मान निधि थी इसलिए गई कि वो मैंडेटरी है। वो तो उन्होंने, भारत सरकार ने कह दिया कि जब तक आपने उनके अकाउंट नहीं शेयर करेंगे हमसे, हम आपको पैसा देंगे नहीं। तो 8,600 लोगों को तो कृषि सम्मान निधि हर साल चले जाता है 6,000 रुपए। लेकिन भारत सरकार की जितनी योजना है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन हो, चाहे कृषि विकास योजना हो, चाहे और भी कई योजनाएं हैं दुनिया भर की योजना, तो हर योजना पे उन्होंने कह दिया कि वो डीबीटी से ही पेमेंट उनका होगा, काश्तकार खाते में जाएगा। विभाग खरीद फरोख्त बिल्कुल नहीं करेंगे, काश्तकार स्वयं बीज देगा, ब्रांडेड बीज, वो बिल पेमेंट करेगा डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट उसको पेमेंट करेगा। तो 17 में उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, सब में लागू हो गया। हमारे राज्य में अभी तक नहीं हुआ। अब उन्होंने एक आदेश किया, चुप साहब जब सचिव थे, जब काफी वो हल्ला गुल्ला मैंने खूब मीडिया में दिया था, काफी तो उसमें चर्चाएं हुई। एक क्या कहते हैं, हमारे रघुनाथ सिंह नेगी जी हैं, वो गवर्नर से मिले कर आदेश हुआ, तो पता लगा चुप साहब ही हट गए वहां से फिर 10 दिन बाद। नहीं तो वो आदेश क्या हुआ था, जरा उस आदेश के बारे में बता दीजिए। हाँ, वो आदेश इस तरह से है कि 1 साल के अंदर विभाग में जो भी कृषक है, जो भी दवा, जो भी बीज, जो भी खाद वो करेंगे चयनित कृषक। सवाल प्रश्न चयन का। अब यहाँ तो चयन भी सही ढंग से नहीं होता, क्योंकि प्रोविजन तो ये है कि जिला अधिकारी की उसमें कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो है कृषक को चयन करेगा भाई कि किस योजना में देना है। लेकिन अब यहाँ तो योजना में जो है
जो समृद्धवान हैं, जिनके संपर्क हैं, उनको तो कई बार योजनाओं का लाभ मिल जाता है। तो उसमें शासनादेश है, मैं भेज दूंगा आपको, वो आ गया, बल्कि मैंने 1-2 पेपर में भी दिया था, मैगजीन में भी दिया मैंने। तो वो स्पष्ट है उसमें यही है कि चयनित काश्तकार स्वयं अपना ब्रांडेड बीज खरीदेगा, अपनी दवा खरीदेगा, उसमें MRP होगी, विभाग कहेगा भाई कि इसकी कीमत इतनी निश्चित है, उससे ऊपर नहीं होगा, तो उसको खरीदेगा, बिल गवर्नमेंट उसको देगा, उसमें और उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन वो अफसोस की बात यह है कि सरकार से इसके पीछे मकसद ये होगा कि बिचौलियों को खत्म किया जाए ताकि फार्मर को सीधा फायदा पहुंचे। अब मोदी जी तो प्रयास कर रहे हैं बेचारे पूरा, पर जब स्टेट में भी वो करे ना, उसमें दम खम से तो कुछ बात बने। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताइए सर, क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड को 4 भागों में बांटूं, यानी हम उस एरिया की बात करें जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, यानी 2400 मीटर से ऊपर वाला इलाका, या मध्य हिमालय क्षेत्र है, या निम्न हिमालय क्षेत्र है, या तराई और भाबर का इलाका है, 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। हम उत्तराखंड जो जाना जाता है, जो सगंध पौधे की खेती है, या मैं कहूंगा जड़ी बूटी की खेती है, ये आपको लगता है कि इसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी इनकम का साधन हो सकते हैं और फार्मर्स की आय बढ़ाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको वास्तविकता बताता हूं। पहली बात तो यह है कि जो एकदम ऊंचाई वाले इलाके हमारे हैं, वहां तो बेशकीमती जड़ी बूटियां हैं, उसमें दो राय नहीं है, वो तो बहुत ही महंगी हैं, बहुत ही वो है, और पूरा वो फॉरेस्ट लैंड है, ज्यादातर उस तरह की लैंड है, वहां पे कल्टिवेटेड लैंड बहुत ही कम है। ये उन लोगों को प्रॉफिटेबल है जिनकी लैंड फॉरेस्ट के बगल में है। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए उसमें, और कुछ अपना उत्पाद करिए, कुछ जंगल से लीजिए, उसको बेचिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको आसानी हो जाएगी, तो वो प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज जो है, एक दो जड़ी बूटी को होने में कई समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है। तो एकदम अगर आप शुरू करेंगे, अब कई लोगों ने लेमन ग्रास पर भी बात की, जेरेनियम के तेल की बात की, जो वैसे फुडिल्स के मिडिल्स के थे, क्या हुआ? तो मेरे ख्याल सफल नहीं हुई। मैं देख रहा था कि जब प्रधानमंत्री आए तो उनको बल्कि गिफ्ट भी किया गया था, बड़ा काफी महंगा था वो तेल। हाँ, और क्या कहते हैं, गुलाब जल। हाँ, गुलाब जल दिया गया था। तो अगर उसका इतिहास आप पब्लिक करना ठीक नहीं है, कैसे दिया गया था सबको पता है। नहीं तो फिर अब मुझे ये बताइए कि देखिए, अब सीधी सी बात ये है कि मैं इससे पहले एक जरूर बात शेयर करना चाहूंगा। भारतीय किसान महासभा ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक 2,26,949 कृषक ने अपने जन्म स्थान छोड़ दिया था, क्योंकि अलाभकारी कृषि को लेकर, जिसमें अल्मोड़ा सबसे ऊपर था, पौड़ी उसके बाद था, टिहरी उसके बाद था, पिथौरागढ़ उसके बाद था, और ऐसे करते करते लगभग पहाड़ के हर जिले से किसानों ने माइग्रेट किया। आज वो जमीन बंजर है, उसका हम उपयोग कैसे करेंगे वो बात अलग है। सर, मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पास नदियां हैं, जहां पानी है वहां मत्स्य पालन कर सकते हैं, फूलों की खेती हम कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन हम कर सकते हैं, बकरी पालन हम कर सकते हैं, भेड़ पालन हम कर सकते हैं, रेशम से जुड़े काम हम कर सकते हैं, पशुधन हम कर सकते हैं, दूध का काम हम कर सकते हैं। और हम सब इसको अगर इंटीग्रेटेड करें एग्रीकल्चर और उद्यानी से, तो मुझे लगता है कि किसान की आय तभी बढ़ सकती है। और जब 2022 में प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछेंगे, भैया बताओ मुझे किसानों की आमदनी दुगनी हुई या नहीं हुई, तो मुझे लगता है उस समय जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। नहीं, हाँ, मैं देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर एक की सोच यही है। मेरा मानना यह है कि मैं भी पूरा क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, और ये लगता है कि 50-1 साल से इसी क्षेत्र में मैं जुड़ा हूँ। मैं भी रुद्रप्रयाग गया, मैं ILSP के उसे पूरा रुद्रप्रयाग जिला भ्रमण करने का मौका मिला। तो वहां पे जिलाधिकारी मंगलेश गिलजाल जी की वजह से जहां भी हम गए, उन्होंने कहा साहब कि ये हमारा एक वहां पर मनसूना एक गांव है, मनसूना के पास एक बस्ती करके एक गांव है, वहां मैं गया, थोड़ा पैदल था ऊपर। तो वहां गया तो मैं देख के बहुत ताजुब रह गया। मैं पानी था उस गांव में, आसपास फॉरेस्ट था, और सारा गांव इतना संपन्न, और पूरे उन्होंने मच्छी पालन कर रहे हैं, ट्राउट फिश। तो मैंने पूछा अरे कैसे क्रांति आ गई? तो उन्होंने कहा साहब कि DM साहब यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने मत्स्य पालन वालों को बुलाया, हॉर्टिकल्चर वालों को बुलाया, और कहा कि यहीं पर स्वीकृत करो और यहीं पर होना चाहिए, और मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा देखने।
तो सारा काम बदल गया। मेरा कहने का मतलब अगर अधिकारी ठीक नियत के हों, सही सही अगर काम कर रहे हैं तो होने को क्यों नहीं हो सकता। पौड़ी में गवराल साहब रहे, 2-4 उनके इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट देखने लायक हैं पौड़ी के आसपास के। उनको वैन मिली हुई है, मच्छी पाल रहे हैं, मच्छी काट के ले जा रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। मतलब सबसे बढ़िया वो है कि अगर जो भी उसमें है, पावर में है, या जो भी इस टाइम को सक्षम है, अगर उनकी क्षमता सही दिशा को जाएगी तो होने को क्यों नहीं हो सकता। योजनाएं इतनी सुंदर सुंदर योजनाएं हैं, मतलब 90% सब्सिडी की, 100% सब्सिडी की, लेकिन वही है कि अगर किसी उसमें इच्छा शक्ति हो। और जहां तक कृषि का अलाभकारी है, एक्चुअली में कृषि अलाभकारी है ही, इसीलिए तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। अगर आपका फर्टिलाइजर में, दवाओं में, बीज में, इसीलिए फर्टिलाइजर से सब्सिडी मिलती है कि भाई कि अगर काश्तकार सारा का सारा बाजार से खरीदेगा तो अलाभकारी होगी। हमारे उत्तराखंड में वो क्या रहा है कि जितने काश्तकार है, अब मटर आपका 11,000 हेक्टेयर में मटर की खेती होती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जाड़ों में खूब होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में जाड़ों में खूब होता है। आप ताजुब करेंगे, जो भी व्यवसाय खेती करने वाला, मटर की खेती करने वाला काश्तकार है, वो विभागीय बीज कतई नहीं लेता, क्योंकि उसका भरोसा है नहीं, टाइम पे नहीं आएगा, ये कुछ जमेगा नहीं, दूसरा पता नहीं किस तरह से निकलता है। तो बिचौलिए जो हैं, मैं तो इधर टिहरी में रहा, टिहरी, उत्तरकाशी, वहां देखा तो सारे बिचौलिए अभी भी जो आड़ती हैं यहाँ के, वो उनको सुविधाजनक लगते हैं, वो समय पर उनको बीज देते हैं, समय पर उनका उत्पाद उठाते हैं। भले उनको कम प्रॉफिट मिलता है, लेकिन 30-40 रुपए का मटर बिक गया, भले 200 बिक रहा है, लेकिन वो बनिए जाकर के सारा बीज देते हैं, सारा उनको पैसा देते हैं। अभी भी वही चल रहा है, जबकि ये अफसोसजनक बात तो है ही। सरकारों और विभागों को हजारों करोड़ रुपए योजना में मिल रहा है, तो ये विचारणीय प्रश्न तो नहीं। अच्छा, दूसरा जो हमारे संजय नियाल जी हैं, उनको वो मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं वहाँ पर आया था। बिल्कुल मैं आया था, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गुरु बृहस्पति देव की कृपा रही तो एक दिन वहाँ तक रोड ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में गया हूँ। एक ना एक दिन मित्र रोड ज़रूर वहाँ पर पहुँचेगी, तब आप अपने जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें मार्केट ले जा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ इस समय आपको बहुत तकलीफ होती होगी। एक और आखिरी में मैं आपसे ज़रूर निवेदन करूँगा कि ये जो हमारा जो दुग्ध उत्पादन का काम है, एक कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से हम कह रहे थे, जैसे हम कहते हैं फैमिली डॉक्टर। आपको लगता है कुकसाल साहब थोड़ा इनोवेशन करके फैमिली फार्मर्स पे भी हमें जाना चाहिए, कि कुछ फैमिली तय करके एक फार्मर्स को चुन ले और उनसे उत्पाद खरीदे, और उस तरह से हम किसानों को कहीं ना कहीं हमें एक आत्मसंतोष मिलेगा कि हम अपने किसान भाई की मदद कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस संसार में सबसे पुण्य का काम है तो मैं समझता हूं वो है अपने किसान भाइयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे मदद करना। देखिए, कृषि के माने जो है ना, जब तक पशुपालन नहीं है तो कृषि तो है ही नहीं। बिना, जब हम जैविक खेती की बात करेंगे, बिना पशुपालन के, बिना उसके तो होगा ही नहीं। ये इंटरडिपेंडेंसी है, अगर हम बाकी देख लें, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। बिना एक दूसरे के उससे तो हो ही नहीं सकता। तो वो तो दोनों चीजों को प्रमोशन मिलेगा, दोनों का उसमें वो है, हित है। तो वो तो नेचुरली है, वही गांव संपन्न होगा, वही कृषक संपन्न होगा, जो जिसके पास बैल भी होंगे, गाय भी होंगे, घोड़े भी होंगे, बकरियां भी होंगे। मतलब वही इंटीग्रेटेड वाली बात है। जब तक सबको लेके साथ नहीं चलेगा, तब तक जो है खाली एक ही मोनोकल्चर पर नहीं होना। मोनोकल्चर से जो है वो, मतलब खेती भी करे तो मिक्स खेती करे, एक ही उस पर डिपेंडेंट रहे। तो ये तो सारी चीजें हैं ही, काश्तकारों को तो ज्यादा जानते हैं। और इस पर तो जो पुराने लोग हैं उन्होंने काफी किए। जरदारी जी हैं एक, वो जिन बेचारों बीच बचाओ आंदोलन वाले जो हैं, सारी जिंदगी उन्होंने इसी पे लगा दी, 12 अनाजी पे। वही है कि अपने प्रोग्राम में जैसे नहीं किया गया, आगे नहीं लाया गया, इन सबको आगे लाना चाहिए था। बिल्कुल। मैं पुष्पा बुधानी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि डायलॉग का ये अनवरत प्रयास रहता है और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम देते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि उत्तराखंडी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो, वो हम शेयर करें। एक आखिरी सवाल आपसे कुकसाल साहब, हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट भी हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी है, जिसमें मैं कहूंगा गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट है, जिसने फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर जिले में हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे पास भीमताल में फिशरीज रिसर्च सेंटर है, बरसार में हमारे पास वानिकी के 2 अनुसंधान केंद्र हैं। इतने सब कुछ होने के बाद भी मैं समझता हूं ये क्या ग्राउंड में इनका फायदा मिल रहा है हमारे किसानों को? वो मैं शुरू में मैंने कहा कि सारी चीजें हैं,
मतलब एक आदमी है, हम कहते हैं साहब वो बिल्कुल बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो जब उसने काम ही नहीं किया, मतलब प्रश्न ये होता है कि जब जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या आपके यूनिवर्सिटीज हैं, भारत सरकार की स्पेशल गाइडलाइन है कि सारे के सारे निवेश, सारे के सारे बीज जो हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, कृषि विश्वविद्यालयों से, कृषि शोध केंद्रों से, तराई वो जो जितने केंद्रीय और स्टेट के जो बीज निगम है उनसे क्रय किए जाए, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। अब क्यों करेंगे? मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो पैकेट में जो है उसी तरह के MRP लिखी होती है जिस तरह के मेडिकल वालों में लिखा होता है। जेनरिक दवा आपके 100 रुपए की होगी, लेकिन ब्रांडेड जो है 1000 की हो जाएगी। सॉल्ट तो ये सब चीजें सोचनी है, विचारणीय है। तो ये जब तक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चाहेगी नहीं दिल से कि हमने उसका सुधार करना है, उनका सदुपयोग करना है, ट्रेनिंग होती है। अगर आप उसमें पता कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन वो KVK यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे विभाग वाले, तो खुद ही अपना 3 दिन का ट्रेनिंग 1 दिन में दिखा के वहीं खत्म करके करेंगे। तो सारी चीजें इस तरह की हैं कि अब कहाँ तक आ जा। एक सवाल जो बहुत सारे लोग आज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि बोले हम खेती करना भी चाहते हैं तो हम जंगली जानवरों का क्या करें, हमें सुअर, हमें बंदर, हमें बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही मुद्दा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में विडंबना यह है कि यहाँ पे छोटी जोत है, जैसे पहले का आपने बताया, क्या कहते हैं, वर्षा आधारित खेती है, जंगली जानवरों का है, आपदाएं बहुत हैं, और क्या कहते हैं, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, बीज दवा खाद हमें सही समय पे सही मिल नहीं पा रहा है, तो सारी चीजें हमारी विपरीत है। तो राज्य बनने पे इन सब में धीरे धीरे सुधार होना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, तो इतने हमारे पास इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, आस और इतना हुआ है। पर जब अगर माना, एक छोटा सा उदाहरण है, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत, मैंने हॉर्टिकल्चर में जानता हूँ, जब आप बुलाते नहीं तो मैं कहाँ से बोल पाता। वो ये इंस्टीट्यूशन सब हैं, लेकिन जब उनके पास कोई जाए तो सही, जब विभाग वाले जाए उनकी राय मशवरा लें, वो तो किसी को फुर्सत है नहीं, तो वो तो खाली जो आवंटित बजट है उसी में खरीद फरोख्त में, उसी में सारा समय उनका रहता है, कोई देखने वाला तो है नहीं। तो कुल कहने का मतलब यही है कि जब तक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, क्योंकि भैया करना तो सब नेतृत्व पे ही है, उन्हीं के इशारों पर सब होना है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी हमारे यहाँ, सब इशारा समझते हैं ऊपर वालों का कि हमें अब क्या करना, कैसे बोलना, कैसे कहना, कैसे किसको ऊपर चढ़ाना, किसको नीचे गिराना। तो जब तक ये सारी चीजें, नेतृत्व सौभाग्य ही समय उत्तराखंड के ही है ना, कि अभी तो चलो नेतृत्व उत्तराखंडी को मिल रहा बार बार, आने वाले समय में क्या होगा उसको देखिए आप क्या होता। बिल्कुल, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कुकसाल साहब, और आगे भी आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप अपनी जो ज्ञानवर्धक बातें, अपना अनुभव है वो देवभूमि डायलॉग में अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आज नहीं तो कल हम ये तस्वीर को बदलेंगे, और हमारी एकजुटता, हमारी एकमुठता और हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारे युवाओं का जोश, ये मिलकर हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में बहुत पोटेंशियल है, उत्तराखंड की खेतों में बड़ी ताकत है, उत्तराखंड की मिट्टी में बहुत बड़ी ताकत है। हमें उस ताकत को पहचानना है और वापस उत्तराखंड को उसी सूरत हाल में लेके आना है जैसा कि 80 के दशक में, जैसा कि कुकसाल साहब ने बताया कि साहब सिक्किम भी हमसे पौधे लेता था, हिमाचल भी हमसे पौधे लेता था, यहां तक कि तिब्बत भी हमसे पौधे लेता था। ये हमारी ब्रांड वैल्यू थी, ये हमारा ट्रस्ट था, ये हमारी गुडविल थी उन लोगों के बीच में। हमें वापस उस गुडविल को वापस लाना है, उस साख को वापस लाना है, और मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस उत्तराखंड का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक यहां के कृषि का भला नहीं होगा। इस उत्तराखंड का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक यहां पर उद्यानीकरण का भला नहीं होगा, क्योंकि यह सीधे हमारी महिलाओं के एम्पावरमेंट से जुड़ा है, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने से जुड़ा है। इसलिए बिना कृषि में बदलाव किए, बिना योजनाओं को ग्राउंड में उतारे और हर किसान के साथ जुड़े बिना हम उत्तराखंड का कायाकल्प नहीं कर सकते। इसलिए कृषि क्षेत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुझे पूरा विश्वास है हम आने वाले दिनों में मिलकर कुछ ऐसा कार्य करेंगे, हम अपने उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर खासकर कृषि के क्षेत्र में जरूर बदलेंगे। कुकसाल साहब, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, हम रोज एक ऐसा विषय आपके लिए लेकर आते हैं जो आपसे सरोकार रखता है, जो आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए इन विषयों के साथ जुड़िए,
अपने अनुभव साझा करिए, अपनी बात रखिए, अपने प्रश्न पूछिए। अरे साहब, देवभूमि डायलॉग केवल और केवल आपका मंच है। हम सिर्फ एक सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस मंच का फायदा उठाएं और साथ ही साथ कोई दर्शक देवभूमि डायलॉग में आकर अपने अनुभव साझा करना चाहता है, बशर्ते उसके पास वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो दर्शकों के सवालों के जवाब दे। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।